दोस्तों, रेनबो जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम मौर्य उत्तर काल के पार्ट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। हमने संपूर्ण मौर्य उत्तर काल को 2 पार्टों में कवर किया है और दोनों पार्टों के प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोचीन। मौर्य उत्तरकालीन बंदरगाहों में कोचीन असत्य है क्योंकि कोचीन एक बंदरगाह नगर था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार सैनिक शासन को लाया गया या भारत में पहली बार किसके द्वारा सैनिक शासन को लाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रीकों द्वारा। भारत में सबसे पहले सैनिक शासन को ग्रीकों द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेमेट्रियस। मौर्य उत्तरकाल में भारत में हिंद यूनानी साम्राज्य की स्थापना डेमेट्रियस द्वारा की गई। अगला प्रश्न है हमारा, कुषाणों का संबंध था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चीन की यूची जनजाति से। चीन की यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। यह ऑप्शन नंबर ये डी है, इसे ऑप्शन नंबर डी है यहाँ। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन भारत का महान पतंजलि व्याकरण पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। अगला प्रश्न है हमारा, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कारसा अर्पण। सोना, चांदी, तांबा और शीशे से बनने वाले सिक्कों को कारसा अर्पण कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन की आधी उम्र में ही अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीनांडर। मीनांडर अपने जीवन की आधी उम्र में ही अपने पुत्र के हाथों राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था और उसने इसका प्रचार मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चौथी बौद्ध संगीत। कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना चौथी बौद्ध संगीत थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोंदो फिरनस। गोंदो फिरनस के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था।
अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेंदी वंश। कलिंग नरेश खारवेल चेंदी वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत में नियमित रूप से किसने सोने के सिक्के चलाए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। प्राचीन भारत में नियमित रूप से कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। भाजा स्तूप, भरहुत स्तूप और सांची स्तूप की वेदिका एवं तोरण द्वार, ये सभी निर्माण शुंग काल में हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलों और चेरों का। सर्वप्रथम रोम के साथ तमिलों और चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कैसर की उपाधि कुषाणों ने प्राप्त की या ग्रहण की। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदमन। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया था। अगला प्रश्न है हमारा, जो कला शैली भारत और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधार शैली। जो कला शैली भारत और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे गांधार शैली कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण काल में। बौद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य सातवाहनों का था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।